अच्छा, मेटलर्जी बेसिकली क्या है? मेटलर्जी इज अ scientific and a technical process, ठीक है, employed for extraction of a metal. मतलब बेसिकली ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, तो मतलब एज कम्पेयर टू पीलॉग, और ये भी फैक्चुअल ही है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं रिएक्शंस आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। मेटलर्जी में क्या है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। बोलो, ठीक है ना? डाउट्स नहीं, आज तो मेटलर्जी लूंगा ना, लगा हुआ है ना, मेटलर्जी लूंगा आज, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली इट इज अ साइंटिफिक एंड अ टेक्निकल प्रोसेस employed for extraction of a metal from its ore। सिंपल सा काम है, कोई ओर अगर है उससे हम लोग क्या क्या तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल लाते हैं, ठीक है। कॉमन ओर्स में लास्ट में आफ्टर क्लास दे दूंगा, और वैसे भी करोगे तो सब आपको मालूम हो जाएगा कि एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट यूज करते हैं, लेड के लिए गैलेना यूज करते हैं, तो सब ओर्स ऐसे भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग को जानना है एसोसिएटेड विद मेटलर्जी, जैसे कि एक मैट्रिक्स और गैंग। अभी मैट्रिक्स और गैंग क्या होता है? मैट्रिक्स और गैंग होता है कि जैसे बेसिकली कोई और हम लोग को मिला, मिनरल या और, तो दिस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम इम्प्योरिटी। अकेला तो कुछ मिलता नहीं है, इसमें कुछ अर्थली इम्प्योरिटीज होगा, और इन अर्थली इम्प्योरिटीज को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर गैंग। तो पहला टर्म तो ये है। दूसरा टर्म जो आपको जानना है दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स कोई ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज यूज्ड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर। आगे आएगा। या फिर कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो इस मैट्रिक्स या गैंग के साथ रिएक्शन करे। और क्या बनाए फाइनली? स्लैग। क्लियर है? ये स्लैग बनाता है। इसका एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, जैसे एसिडिक फ्लक्स। So once again, can you show the first slide? हाँ देखो, हो गया। Done, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अब होता है एक एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स जैसे आगे आएगा ही, बट ऑब्वियस बात है एसिडिक फ्लक्स कब यूज करोगे? जब ओर के साथ जो इम्प्योरिटीज हो कॉमनली बेसिक हो। तो यहाँ पर बेसिक इम्प्योरिटीज आर कन्वर्टेड टू स्लैग। तुम लोग का अभी ये क्या डी और एफ भी स्टार्ट हुआ है क्या, कि ये अभी मेटलर्जी ही चल रहा है? The metallurgy. डी और एफ अभी नहीं, तो मतलब चलो ठीक है, ठीक है। बेसिक इम्प्योरिटीज आर कन्वर्टेड टू स्लैग। जैसे इसमें एग्जांपल है SiO2। अब SiO2 जो है आगे करेंगे मेटलर्जी, तो हम लोग के सिलेबस में कुछ कुछ हैं जिनका हम लोग को करना है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आयरन का, कॉपर का, उस सब का तो करेंगे डिटेल में। कुछ आइडिया ले लेते हैं। जैसे SiO2 दैट इज यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर के साथ जो ओर होता है ना, उसके साथ बेसिक इम्प्योरिटीज जनरली ज्यादा रहते हैं। तो SiO2 जो है,
और कॉपर जनरली उसके साथ कौन इम्प्योरिटी है तो वो भी देख लो, FeO, ये इम्प्योरिटी रहता है कॉपर के ओर के साथ। अब FeO है बेसिक और SiO2 है एसिडिक, तो इन लोगों का तो एक मस्त रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको रिमूव कर देता है एज स्लैग। कैसे बनता है FeO स्लैग, यहाँ पर क्या बनता है, SiO2 को बोलेंगे एसिडिक फ्लक्स, यहाँ पर उसी का नाम बोलेंगे, दिस इज एन एसिडिक फ्लक्स, जिसने कि FeO के साथ जो कि इम्प्योरिटी था, इम्प्योरिटी को एक नाम क्या देते हैं टेक्निकल नेम, मैट्रिक्स या फिर गैंग, उसके साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड को नाम देते हैं स्लैग। ठीक है, सिमिलरली एक बेसिक फ्लक्स होता है, ठीक ही समझ में आ गया होगा आधा कहानी। बेसिक फ्लक्स कहाँ यूज करेंगे, जहां पर जहाँ पे इम्प्योरिटी, एसिडिक होंगे। एसिडिक इम्प्योरिटीज हो, सिंपल सा नॉर्मल सा बात है। चैप्टर बहुत आसान है ना, बड़ा चैप्टर भी नहीं है और जैसा पी ब्लॉक टाइप ही है, बस उससे छोटा है। तो ये एसिडिक इम्प्योरिटीज टू स्लैग यूज करेंगे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है दैट इज अ बेसिक फ्लक्स, और आगे आप देखोगे दैट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। पूरा का पूरा आयरन का मेटलर्जी देखेंगे बेसिमर कन्वर्टर में। ठीक है, ये SiO2 को किस प्रकार रिमूव करता है रिएक्शन करके, CaSiO3 बना देता है। फिर से यहाँ पर CaO जो है दैट इज और बेसिक फ्लक्स, और यहाँ पर उल्टा हो गया, SiO2 इज द इम्प्योरिटी, SiO2 यहाँ पर इम्प्योरिटी है, जो किसके साथ मिलता है, आयरन का जो ओर है उसके साथ ये ज्यादा पाया जाता है, तो इसको CaSiO3 स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। स्क्रीनशॉट। एज ऑफ नाउ क्लियर। यस अब सर। नेक्स्ट टर्म है स्लैग। स्लैग किसको बोलते हैं, स्लैग एक लो फ्यूजिबल सब्सटेंस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ, दिख ही रहा है अभी कराते जा रहा हूं, फ्लक्स का रिएक्शन विथ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को क्या नाम, मैट्रिक्स या फिर गैंग, during extraction of metals। ठीक है, ये भी हो गया। एलॉय तो आप लोग जानते ही होंगे, मेटलर्जी में ज्यादा टर्म का तो यूज नहीं है, ज्यादातर तो इस टर्म का, लेकिन चलो जान लो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ वन और मोर एलिमेंट्स। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं, एक पहले तो एक जनरल मेथड देख लेते हैं, आउटलाइन कर देते हैं जनरल मेथड जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, the general methods involved in extraction of metals। ठीक है, अच्छा सिंपल सा बात है, सबसे पहले ओर, और वो तो ऑब्वियस बात है एक ओर रहेगा, ओर को सबसे पहले क्रश करते हैं, हर चीज को डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ओर, बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद करते हैं कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, क्यों करते हैं, क्या होता है, सब चीजों को हम लोग देखेंगे आगे जा करके। ठीक है, उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ दी ओर, बहुत अच्छी बात। और लास्ट में इतना कुछ करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है इम्प्योरिटी, तो एकदम प्योरीफाई कर देते हैं, प्योरिफिकेशन। दीज आर द जनरल मेथड्स इन्वॉल्व्ड। आप लोग का काम स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, सबसे पहले क्रशिंग ऑफ ओर,
अब क्रशिंग ऑफ ओर में तो कोई खास बात है नहीं, जैसा कि नाम बता रहा है, आपने ओर के पीसेस को लिए और इस लार्जर पीसेस को कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। बाय यूजिंग अ क्रशर, ठीक है। और इस रिएक्शन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है मेटलर्जी में, पल्वराइजेशन। तो ठीक है सर, ये तो नाम ही बता रहा है क्रश कर देना है, और कोई लोड वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है ये जो हर ओर के साथ कोई ना कोई इम्प्योरिटीज तो रहेगा ही। क्या क्या रहेगा? मिट्टी, कचड़ा, और क्या बोले इसको, पत्थर, सैंड, और भी। इन सब को बोलते हैं, पहले ही बता दिया हूं, गैंग। मतलब गैंग अप करके बना लिए हैं इम्प्योरिटी का गैंग, ठीक है। और अब इनको थोड़ा सा रिमूव किया जाता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर, इनको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। बेसिकली आपने ओर को थोड़ा क्या किया, साफ सफाई किया भाई, और क्या किया, उसको थोड़ा बोला कि इम्प्योरिटीज को हटाया, ओर को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, ठीक है। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में जो जो मेथड्स इंप्लॉयड हैं इसको देख लेते हैं। मेथड्स इंप्लॉयड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अरे पूरा लिखना पड़ेगा क्या? मत बोलना। Yes, sir. अरे यार बोल दिया, सिर्फ क्या करूं। concentration of forces बस लिखिए, क्रशिंग वाला हो गया वही था। से लिखता, हाँ यार लिखता वहीं से यार। भाई अभी तो फोन नहीं उठा सकता, बाद में बात करेंगे आपसे, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, मेथड्स एम्प्लॉयड इन प्योरिफिकेशन ऑफ ओर। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ही चल रहा है। उसमें कौन सा स्लाइड था? फोर्थ है ना? फिफ्थ है। फोर्थ एक बार देख लेना यार, रिकॉर्डिंग से, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना यार, कि वो भी नहीं चल रहा। ठीक है, सबसे पहला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। बहुत सिंपल सा बात है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, फिर से कॉमन सेंस वाली बात है, जरूर इनमें से कोई एक, या तो ओड या तो उसके साथ जो इम्प्योरिटी है, कोई एक मैग्नेटिक होगा, कोई एक नॉन मैग्नेटिक होगा, कोई लोड वाली बात नहीं है। तो दिस इज अ मेथड एम्प्लॉयड टू सेपरेट, किन दोनों को सेपरेट करने के लिए? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक बेल्ट रहता है, ऐसा होता है ना, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको, कन्वेयर बेल्ट से, Yes, sir. ठीक है। ये कन्वेयर बेल्ट चलते रहता है, ऐसे चल रहा है बहुत मस्ती से। यहाँ पर आप ऊपर से करते क्या रहते हो, आप ओर डालते रहते हो। ये ओर है, ठीक है। ये ओर इस पर गिरा मैग्नेटिक बेल्ट के साथ, ये भी आगे गया, बताता हूँ। और इसके बाद ये जा करके यहाँ पर दो अलग अलग चीजों में सेपरेट हो जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, खुद ही क्लियर हो जाएगा।
देखो होता क्या, बेसिकली इसमें आपने क्या किया, पाउडर्ड और को सबसे पहले क्रश तो कर ही चुके हैं इसका, ठीक है ना। तो पाउडर्ड और इज कैरिड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, बहुत अच्छी बात। कन्वेयर बेल्ट में उस ओर को डालते हैं और ये पासिंग ओवर एन, इसके जो क्या बोलते हैं बेल्ट है, दिस इज पासिंग ओवर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर, ये थोड़ा सा मैग्नेटिक रहता है। तो इससे क्या होता है, द नॉन, जो मैग्नेटिक पार्ट है ओर का, जो भी मैग्नेटिक पार्ट होगा वो तो थोड़ा सा अटैच हो जाएगा इस रोलर से, कन्वेयर बेल्ट पर। हाँ कन्वेयर बेल्ट से, जो भी रहेगा मैग्नेटिक पार्ट। तो मैग्नेटिक पार्ट जो है वो जब एंड में आएगा तो सामने टू में गिरेगा, दिस इज द मैग्नेटिक पार्ट, ज्यादा दूर नहीं गिरेगा। और जो एकदम स्पीड से चल रहा होगा एक कन्वेयर बेल्ट, ऐसा नहीं कि फ्लाइट वाले में जैसा चलता है उतने स्पीड से चल रहा होगा, अच्छे का स्पीड से चल रहा होगा, जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है वो थोड़ा दूर जाकर गिरेगा। ठीक है, तो द मैग्नेटिक पार्ट और द मैग्नेटिक पार्ट मेक्स अ हीप बिलो, जबकि द नॉन मैग्नेटिक पार्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्रोन फर्दर अवे। ठीक है, सिक्स है ना। अच्छा, फाइनली मैग्नेटिक एग्जांपल इसका, मैग्नेटिक इम्प्योरिटी, एक मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है FeWO4 का, इसको मालूम है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वुल्फ्रामाइट। नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है, थोड़ा सा लिखते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम टिन स्टोन, टिन स्टोन और है किसका, टिन का। यस सर। हाँ साईराम, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। ठीक है, और जैसे ये टिन स्टोन जो है अभी करोगे, टिन स्टोन इज दी ओर ऑफ टिन, टिन हम लोग के सिलेबस में है, हम लोग को करना है। तो उसमें जो इम्प्योरिटी रहता है वो वुल्फ्रामाइट रहता है, तो उसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। क्लियर है, तो बहुत सिंपल सा बात था। दूसरा पार्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसमें क्या ही है यार, इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। नाम ही बता दे रहा है, ओर को निकाल करके धो देना, सीधा धो दीजिए, और क्या, क्या ये सब फालतू फालतू, ये तो मालूम ही है, ये धो देना है। ओर को लाइए, ठीक है, जनरली हेवियर ओर्स के लिए यूज करते हैं, सच एज ऑक्साइड्स, जैसे हेमाटाइट होता है, स्टीनस्टोन होता है। वैसे हेवियर के लिए क्या, एक बार धोने में क्या ही जाता है, सभी पे धो दो, जो भी और आ रहा है, मिट्टी, क्या बोलते हैं, सैंड, एवरीथिंग विल गेट सेटल डाउन एंड बी वॉश्ड अवे, दैट, ये तो सही है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लो। कार्बोनेट्स, गोल्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसमें भी ऑब्वियस सा बात है, क्या ही बोले, लाइटर इम्प्योरिटीज जो है पानी के साथ ही दे आर वॉश्ड अवे। हेवियर इम्प्योरिटीज, उनको पानी उतना नहीं अलग कर पाएगा, तो कोई नहीं, उनके लिए आगे देखेंगे क्या करना है, सेटल डाउन। तो बेसिकली क्रश कर दिया,
उसके बाद अब कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, 2 किया, एक मैग्नेटिक रोलर वाला और एक ये हाइड्रोलिक वॉशिंग वाला, ठीक है। तीसरा पे आते हैं। तीसरा तरीका होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करते हैं? तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज अ मेथड यूज्ड, पहले तो इसमें याद रखना क्वेश्चन पूछता है किसके लिए, तो दिस इज अ मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई सल्फाइड ओर्स। तो पहले तो ये चिल्ला के बोल दिया इतना एम्फसाइज करके, तो जरूर इस पर कोई बात होगी। स्क्रीनशॉट लो, 4 ऑप्शंस देंगे, बोलेगा किसमें से किसमें फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगता है, तो जिसमें भी सल्फाइड ओर है आंख बंद कर टिक मारो, आईटी पहुंचो, खत्म सिंह। पूछ दिया फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो मेथड यूज्ड टू प्योरीफाइड सल्फाइड ओर्स। आगे बढ़ो। Yes, sir. चलो, अच्छा इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछ जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली में है क्या। बहुत सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। It works on the principle of difference in wetting properties. कीवर्ड याद रखना, पूरे इनऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। कहानी को टुकड़ों में डिवाइड कर दो, कीवर्ड याद रख लो, बस वैसे ही करके आज करना चाहिए। येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड NaCl3, ब्लू कलर का नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O3, ऐसे पूरा हॉट इन सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इन सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, तो बोरैक्स याद आना चाहिए या फिर PbCl2, ऐसे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल वेटिंग प्रॉपर्टीज, इसमें करते क्या है, सबसे पहले तो इस मेटेलिक सल्फाइड ओर्स को, जो भी ये सल्फाइड के ओर्स हैं, इनको सबसे पहले दीज आर वेटेड, एकदम भींगा भींगा करके मारते हैं इन लोग को, किससे, पाइन ऑयल से, तेल से, ठीक है। अब इसमें होता क्या, ऐसा क्यों करते हैं, तो सबसे पहले जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, वो होते हैं हाइड्रोफोबिक। पाइनॉल भी क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोकार्बन होता है ना, पाइनॉल है क्या, हाइड्रोकार्बन, तेल है, ठीक है। तो पहले तो आपने उस ओर को पूरी तरह से भिंगा दिया पाइनॉल से, उसके बाद देखो क्या करते हो, ये फाइनली डिवाइडेड और ये जो क्रस्ट ओर है, भींगा हुआ ओर, अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू वाटर कंटेनिंग पाइनॉल। अच्छा यहां तक वर्किंग प्रिंसिपल था, सॉरी यहां तक वर्किंग प्रिंसिपल था, काम करता हूं यहां से लिखता नहीं तो तुम समझ कंफ्यूज हो। ये वर्किंग प्रिंसिपल था पूरा पूरा पार्ट, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले जो ओर है फाइनली डिवाइडेड ओर, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। आप लोग को मालूम होगा कि पाइन ऑयल और पानी का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक है तेल, एक है पानी, एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी तो नहीं उससे करता है। लेकिन पाइन ऑयल भी थोड़ा सॉरी सल्फाइड का जो ओर होता है वो भी थोड़ा हाइड्रोफोबिक होता है, फोबिक बोल रहा हूँ, मतलब वो पाइन ऑयल से उसका रिश्ता अच्छा है, गुड अटैचमेंट विद पाइन ऑयल, तो पाइन ऑयल से पूरा भींग जाता है। नाउ दिस मिक्सचर इज एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब बेसिकली क्या बोलूं, एजिटेटेड मतलब समझ तो गए होगे, ऐसे समझो ना, मतलब जैसे स्टर्डिंग एक्शन ऑफ द स्पून, है ना, चीनी मिलाना है तो क्या करते हैं, एकदम खूब सारा, हाँ स्टरिंग एक्शन, वही बोल रहा हूँ, स्टरिंग एक्शन। इस मिक्सचर को अब एकदम एजिटेटेड वायलेंटली विथ एयर, अब एयर क्या करता है, एयर एजिटेट्स द मिक्सचर, और अब देखो क्या होगा, और इसके साथ एयर बबल्स बनते हैं,
एकदम हाई प्रेशर पर एयर फोर्स करते हैं। और समझो कि चम्मच, अब इमेजिन करना, नाम स्पून का एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, बट एक रोलर लगाते हैं और जोर से घुमा देते हैं। तो हाई प्रेशर पर एयर ब्लो करोगे तो अंदर में बबल्स बनाएगा। बबल्स भी होते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी से कोई लगाव नहीं, वो वैसे भी लाइटर होते हैं, वो उठ करके ऊपर आते हैं। मैं लिखाऊंगा बाद में, पहले सुन लो। उठ करके ऊपर आते हैं। अब जैसे ही उठ करके वो ऊपर आएंगे तो उनके साथ अच्छा दोस्ती किसका है, वो खुद हाइड्रोफोबिक हैं, तो उनके साथ ये पाइनॉइल रहता है अटैच्ड। Yes, और sir. पाइनॉइल के साथ कौन अटैच रहता है, सल्फाइड का। 4. तो ये सीधा का सीधा सल्फाइड और स्पाइनॉइल से अटैच होते थ्रू, जो बबल से अटैच होते हुए ऊपर सरफेस पर आ जाता है, जिसको फ्रॉथ बोलते हैं। इसे नाम है फ्रॉथ, फ्लोटेशन, फ्लोट करता है वो। उस फ्रॉथ को रिमूव कर लेते हैं। गूगल में सर्च मारोगे तो इमेज दिख जाएगा कैसा होता है ये फ्रॉथ। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिकली मैंने किस प्रिंसिपल का यूज किया, ये तब काम करेगा जब इनमें से कोई एक पार्ट हाइड्रोफिलिक हो और एक पार्ट है हाइड्रोफोबिक। तो इसमें होता क्या है, जनरली ऐसा देखा गया है कि सल्फाइड ओर्स के साथ जो इम्प्योरिटीज होते हैं, वो इम्प्योरिटीज वो पानी के साथ ज्यादा सॉल्युबल रहते हैं, और सल्फाइड और पानी में उतना सॉल्युबल है नहीं। तो इसीलिए इसके लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज कर लेते हैं। तो पूछेगा व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, सो आंसर इज डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटीज। आपने पाइन यूज किया, पाइन ऑयल में पूरा भिंगा दिया ओर को, इम्प्योरिटीज तो नहीं भींगे, वो पानी में रह गए। आपने एयर पास किया, एजिटेट किया, एयर बबल्स बने, फ्रॉथ वो ऊपर उठते हुए आए। जैसे जैसे ऊपर उठे वो पाइन ऑयल को भी अपने साथ खींच रहा है, और बेचारा पीछे पाइन ऑयल के साथ कौन लगा हुआ था पीछे में, क्या नाम था उसका, नहीं, और भी सीधा ऊपर होकर आ गया, जो कि आपने फ्रॉथ के फॉर्म में उसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता देता हूं, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। जो राम कहानी सुनाया उसके बारे में सबसे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखा दूं। डिस्पोजेस द ऑयल इनटू कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स, ठीक है, और सल्फाइड पार्टिकल्स ऑफ ओर stick to oil droplets and rise to surface along with bubbles in the form of froth. क्लियर है? Yes, हेलो, sir. जानते ही होगे क्या करना है तुम लोग को। आगे बढ़ूं? Just 5 seconds. चलो, अब हम लोग चलते हैं डिप्रेसेंट। बेचारा डिप्रेसेंट, ठीक है। अब डिप्रेसेंट क्या होता है, कभी कभी डिप्रेसेंट ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट। अभी डिप्रेसेंट का रोल क्या है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला तो पूछेगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए, तो सल्फाइड ओर्स। दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, जहां पर ये कीवर्ड वेटिंग प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ा, आंख मूंद के टिक मार देना, आगे बढ़ना। तीसरा, डिप्रेसेंट कौन होता है, डिप्रेसेंट होता है कुछ ऐसा कंपाउंड जो ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रॉथ। बोलोगे सर ये क्या है, तो बताता हूं। जैसे एग्जांपल, NaCN is used as a depressant for ZNS। अब ना व्हाट, तो एक तो याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डिप्रेसेंट, चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो बहुत फेमस एग्जांपल है NaCN। नाउ व्हाट इज दिस, डिप्रेसेंट करता क्या है, बेसिकली देखो होता क्या है, मान लो
कि पीबीएस हम लोग को लेड एक्सट्रैक्ट करना है। लेड एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पृथ्वी में, ठीक है ना, उसने जो ओर दिया है इंसान को, वो है लेड गैलेना, पीबीएस बोलते हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ जो इम्प्योरिटी है वो खुद भी एक सल्फाइड हो रहा है। वाह, यहां तो इंसान फंस गया। वो चाहता है कि इम्प्योरिटी हटे, लेकिन इस फ्रॉथ के साथ सल्फाइड और तो आएगा ही आएगा, ऊपर में जिंक सल्फाइड भी आ जाएगा। हटा कहाँ? यहां पर आ गया एक दिक्कत। दिक्कत तब नहीं है जब इम्प्योरिटी सल्फाइड ओर्स ना हो, वो पानी में सॉल्युबल हो, बट अगर इम्प्योरिटीज भी थोड़े बहुत सल्फाइड ओर्स हो, तब तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर रोल आता है ऑफ अ डिप्रेसेंट। नाउ व्हाट डज द डिप्रेसेंट डू? डिप्रेसेंट देखो क्या करता है। डिप्रेसेंट NaCN ZnS के साथ जाता है। बहुत अच्छी बात। इस पीबी एक ऐसा कंपाउंड इंसान सिलेक्ट किया जिसके साथ ही इम्प्योरिटी रिएक्ट किया, ZnS के साथ ही रिएक्शन करता है, और ये तो बना दिया सॉल्युबल, इसके साथ तो बना दिया एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, Na2S का टेंशन नहीं है फिर भाई, शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है ना, हुआ है कि नहीं तुम लोग का शॉर्ट एनालिसिस में? अगर नहीं भी है, याद भी ना हो, तो एस ब्लॉक के जो सल्फाइड्स होते हैं ना, पानी में आराम से घुल जाते हैं, आराम से, ठीक है ना, सॉल्युबल रहते हैं पानी में आराम से। Na+ आए S-2 में घुले हुए हैं, उनका कोई टेंशन नहीं, वो पानी में है, ठीक है ना। एस ब्लॉक के जनरली मैक्सिमम चीजें सॉल्युबल ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेंशन इज ZnS का था, इसका नहीं कि ये रिएक्शन वसा बीबीए उठकर आ जाएगा, ये नहीं उठ कर आएगा, ये पानी में आराम से मस्ती मार रहा है आयंस के फॉर्म, ठीक है। तो NaCN डालते हैं जिंक सल्फाइड के साथ। तो जिंक सल्फाइड को तुमने क्या बोला? तुमने बोला इसको तो बांध लिया, इसको बोला तुम तो मेरे साथ आओ, बहुत टेंशन दे रहे हो, you get into a form a compound and get soluble into water, ठीक है। So what does a depressant do? Depressant prevents ZnS from forming the froth, ठीक है। और इसमें अब याद, तो डिप्रेसेंट याद रखना, आगे देखेंगे। फिर कुछ अलग से एक चीज याद रखना, xanthate। ये सब कुछ टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। क्या होता है, कैसे करता है, वो जानने की जरूरत नहीं है, बस इसका रोल याद रख लो। xanthate is added to increase the wetting of sulfide ore। थोड़ा एक्स्ट्रा और ऐड कर देते हैं कि सल्फाइड ओर्स और अच्छे से भींग जाए फाइन ऑयल में, ठीक है। और xanthate ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम देते हैं, इसको कलेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए लाइफ में। अच्छा, तो पाइनो अभी क्या क्या हो गया मेटलर्जी में? अभी तक हम लोग, सॉरी, फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस में क्या होता है उतना तक हम लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज याद रखना, स्टेबलाइजर भी एक ऐड करते हैं, कैसे ये काम करता है जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे। व्हाट इज द स्टेबलाइजर यूज? क्रेसॉल, ऑर्गेनिक में इससे मुलाकात हुआ होगा, एनिलीन से भी मुलाकात हुआ होगा, अच्छा। एक और एग्जांपल देख लो, समटाइम्स एक्टिवेटर्स और आल्सो यूज। अभी एक्टिवेटर क्या होता है? एक्टिवेटर देखो होता क्या है ना,
पीबीएस और जेडएनएस था हम लोग के पास, बहुत अच्छा बात। ये इम्प्योरिटी था और हम लोग को इसको हटाना था, इस इम्प्योरिटी को। तुमने बहुत आराम से क्या कर दिया, NaCN ऐड कर दिया। पीबीएस तो बेचारा वो तो नहीं ही गया, वो तो पानी में नहीं ही सॉल्युबल है। ZNS को तुमने क्या कर दिया, आराम से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। चलो ये भी ठीक है, यही ना किए थे अभी तक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, CuSO4। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर लिए, ये पार्ट पानी में चला गया, पाइन ऑयल को पानी से कोई लेना देना है नहीं, उसमें ओर भींग गया, फ्रॉथ करके उसको उठा लिया। मतलब अब ऊपर में जो फ्रॉथ बना उसमें सिर्फ पीबीएस आया। जिंक सल्फाइड को तो पहले ही बोले तुम तो पानी के अंदर घुस जाओ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाकर। तो वंस व्हेन वी हैव रिमूव्ड दैट फ्रॉथ, तो हम लोग क्या किए, अब इसमें एक CuSO4 डालते हैं। CuSO4 करता क्या है, CuSO4 एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, K3CuCN4। बहुत स्टेबल है यार। And this is removed again as froth। अब क्या बच गया, वापस ZNS आ गया पानी से हट करके। वो Cu ZN का जगह कौन ले लिया, कॉपर। जिंक सल्फाइड वापस आ गया, पानी में तो है नहीं, फिर से उस जिंक सल्फाइड को फ्रॉथ फ्लोटेशन कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इस जिंक सल्फाइड को आगे ले जाएगा और उससे भी जिंक निकाल देगा। तो एक तीर से दो शिकार, निकालना था लेड, इसको बोलते हैं एक्टिवेटर। बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। इसको लिख लेना, NaCN एडेड, PBS एंड PBS रिमूव्ड एज फ्लॉथ। यहाँ तक क्लियर है किसी को? तो इन शॉर्ट अगर समरी देखा जाए तो पूरा का पूरा कहानी है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। क्या करते हैं, पाइन ऑयल से भिंगा भिंगा के मारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डिप्रेसेंट कौन है, NaCN, एक्टिवेटर कौन है, CuSO4। फिर डिप्रेसेंट का रोल क्या है, वो Na2ZnCl4 बना देता है। और जैंथेट थोड़ा सा डालते हैं, जैंथेट और ज्यादा भिंगाने में हेल्प करता है, वेटिंग प्रॉपर्टीज में और ज्यादा फर्दर वो हेल्प करता है। और स्टेबलाइजर क्रिसोल या एनालाइन करते हैं, एनालिन यूज करते हैं सो एज टू स्टेबलाइज द फ्रॉथ। The entire story ends here। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना एक बार। ठीक है, यस सर, डन। चलिए लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। कौन सा स्लाइड है, रेलम 9th है क्या, 10th है? अब आते हैं फोर्थ प्रोसेस में, लीचिंग या हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी तक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ही चल रहा है, ठीक है ना? अभी यस सर। तक ओर का कॉन्सेंट्रेशन ही चल रहा है। 3 पार्ट हो गए, क्रशिंग करके, मैग्नेटिक रोलर करके, फ्रॉथ फ्लोटेशन करके और हाइड्रोमेटलर्जी से। अब ये हाइड्रोमेटलर्जी का पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये जो ओर है दैट इज मेड सॉल्युबल इन अ सूटेबल रिएजेंट। किसी को कोई तकलीफ है क्या, देखें। हाँ हाँ सार्थक सर, ये भी कॉन्सेंट्रेशन, सब कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है। ये सब डिफरेंट तरीके हैं और इम्प्योरिटीज को हटाने के, बेसिक सबके प्रिंसिपल से अलग अलग है। और इज मेड सॉल्युबल इन अ सुटेबल रिएजेंट, जिसमें कि इम्प्योरिटीज इंसॉल्युबल हो जाएं। ठीक है,
जनरली पूछा जाता है किसके लिए यूज करते हैं, तो यूज्ड एग्जांपल्स तो याद रखना ही, गोल्ड और हमारा प्यारा सोना, सोना सोना, ठीक है। क्या करते हैं यस इसमें, सर। मैक आर्थर फॉस्ट प्रोसेस नाम है, नाम भी याद रखना, पूछ लेता है। देखो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल बता दिया गया है। जैसे आपके पास एजी और एयू का कोई ओड है, जनरली तो वैसे वैसे ही पाए रहते हैं, ये सब नोबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये नोबल मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो अकेला ही मिलता है ये, ठीक है ना। लेकिन यस थोड़ा सर। बहुत अगर और मिल गया तो इसी के साथ कॉम्बिनेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, एजी या एयू का और है। अब इसके साथ है इम्प्योरिटीज, तो इसमें डालते हैं NaCN और KCN। बहुत अच्छी बात, ये NaCN और KCN के साथ ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो हुआ क्या, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तुमने एजी और एयू को बोला, लालच दिया, NaCN KCN डालने, तुम लोग आओ और कॉम्प्लेक्स बना लो, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो वही बेसिक प्रिंसिपल है। इम्प्योरिटीज रह जाते हैं पीछे पानी में, वो तो किए नहीं, ये सब उठ करके पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए रिएक्शन करके, और बना लेते हैं MCN2-, और वापस फिल्टर कर दो तो परत आ गए आपके पास, एक प्रेसिपिटेट बैठ गया है जिसमें इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है, और पूरा एजी और एयू उठ करके चला गया है सॉल्युबल पार्ट में। लेकिन हम लोग को तो एजी और एयू चाहिए था, तो बेसिकली इससे क्या होगा, तो एक काम करते हैं, अब वापस आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड ऑल इम्प्योरिटीज हैव बीन रिमूव्ड, यू ऐड जिंक। जिंक क्या करता है, वापस हम लोग को वो मेटल दे देता है, बहुत अच्छी बात, और खुद उसका जगह ले लेता है, तो हम लोग को अपना मेटल मिल जाता है। सर ये जिंक को जब ऐड करते हैं ये प्रोसेस का कुछ नाम है क्या? नहीं नहीं, इसका पूरे प्रोसेस का नाम मैक आर्थर फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट लो। अब इसमें एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल बहुत सिंपल वाला एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल मान लो Ag2S है, तो Ag2S में क्या करते हैं, Ag2S में NaCN और O2 डालते हैं, ठीक है, तो ये AgCN2O- प्लस Na2S बनेगा, और वापस इसको वापस आप क्या करते हो, जिंक डालते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, या पहले एक देख सकते हैं, पहले देखो। अब यहाँ पर एक चीज परेशान कर रहा होगा सर, ये कभी कभी आप एनसीईआरटी में वो एयर दिया हुआ है, एयर मतलब ऑक्सीजन, सर ये हवा क्या कर रहा है वहां पर सर, ये हवा हवा क्या हो रहा है, तो उसका भी एक रीजन है। ये जो रिएक्शन है, दिस अबव रिएक्शन थोड़ा सा इसमें रिवर्सिबल टेंडेंसीज है, तो ज्यादा बेटर होगा मैं थोड़ा सा एरो डाल देता हूँ, मतलब यील्ड अच्छा नहीं है इस रिएक्शन का, अगर रिवर्सिबल है तो ऑब्वियस बात है, पूरा का पूरा सिल्वर या गोल्ड उठ करके वो सॉल्युबल पार्ट के अंदर गया नहीं, तो आपका जो मेटलर्जी है, तो आप चाहोगे कि अच्छा एक्सट्रैक्शन हो, जितना और है उससे मैक्सिमम चीज एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो इसीलिए क्या करते हैं, O2 यूज करते हैं। O2 करता क्या है, O2 क्या करता है, जैसे ही ये Na2S बना और O2 था, तुरंत ये दोनों आपस में रिएक्शन कर गया, ठीक है। और आप लोग को मालूम ही है लीच एटलस प्रिंसिपल, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग किए हुए हो, जैसे ही ये बनेगा, ये पूरे इक्विलिब्रियम को कहाँ खींच लेगा, फॉरवर्ड, तो आपका रिएक्शन, आप तो चाहते हो ना कि पहला काम हो, AgCN2- बने, तो ये आपको हेल्प कर देता है। और कौन सा रिएक्शन है,
Na2SO4। और उसके बाद जैसा मैंने कहा था, इस Ag एक बार रिमूव कर दो। वंस द इम्प्योरिटीज हैव बीन रिमूव्ड, फिल्ट्रेशन कर लिए, इम्प्योरिटीज नीचे बैठे हुए हैं, पानी में आ गया है, रिमूव कर लिए, मस्ती से अब जिंक डालो, वापस आपको Ag मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज हट गए, और जिंक इसको रिप्लेस कर देगा और ज्यादा बना देगा। बताओ। और सेम काम किसके लिए करते हैं? लिख लोगे ना सिमिलर रिएक्शंस Au के लिए, वहां पर AuCN2 माइनस डाल देना, यहाँ पर Ag की जगह Au डाल देना। और कृपया आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। अच्छा, लीचिंग is also applied for obtaining pure alumina from bauxite ore। आप आगे देखोगे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन में जो ओर यूज करते हैं वो बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, अब पहले तो इसको जान लो, बॉक्साइट अगर याद हो, सर वो जो Ag2S है बॉक्साइट उसमें क्रॉस फ्लोटेशन भी यूज कर सकते हैं ना? इसमें Ag2S क्योंकि वो सल्फर का और है Ag, तो। हाँ हाँ, यस 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 यस, Ag2S में फ्रॉथ फ्लोटेशन भी यूज कर सकते हैं और फिर डी भी कर सकते हैं, दोनों। ठीक है, यील्ड किसमें ज्यादा अच्छा है? दोनों ही। देखो यार, होता क्या है ना, जनरली सभी टेक्निक बार बार लगा देता है। ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज तो परफेक्ट होगा नहीं, बार बार यस लगा देता है, हाँ हाँ, काम कर देता है। ठीक है। यस अच्छा, सर। रेड बॉक्साइट ओर जो होता है वो बेसिकली उसमें Al2O3 होता है, एल्यूमिना, ये ओर है, इससे एल्यूमिनियम मिलता है। इसमें कैसे मिलेगा देखेंगे, बट हम लोग को इससे वापस एल्यूमिनियम ले आना है। और इसके साथ जो इम्प्योरिटी होता है मेजर, वो होता है SI, नहीं सॉरी, जैसा कि नाम बता रहा है, तुम लोग को मालूम ही होगा, लाल दिख रहा है, नाम ही है रेड बॉक्साइट। आयरन सर होगा। आयरन होगा, सही बात है, आयरन लाल, और क्या आयरन है ये सब। इसमें मेजर इम्प्योरिटी ये रहता है, थोड़ा सा TiO2 भी रहता है, बट हम लोग का मेजर टेंशन है यहाँ पर इस Fe2O3 को हटाना, बाकी सब बहुत माइनर रहते हैं, वो सब तो आराम से बाद में भी हट जाएगा। और एक होता है व्हाइट बॉक्साइट और, तो व्हाइट बॉक्साइट और जो होता है वो भी Al2O3 ही होता है, लेकिन इसमें जो मेजर इम्प्योरिटी होता है वो SiO2 होता है। हाँ, पहले तो ये लिखा ही नहीं, ये इम्प्योरिटीज है। और वो माइनर होते हैं, यहाँ उल्टा हो जाता है। याद करने का तरीका मेरे ख्याल से सिंपल, लाल रंग याद रखना, लाल जहां दिखाई पड़े, ठीक है ना, थोड़ा यस सा सर। ब्राउनिश लाल, मतलब आयरन आ गया है वहां पर। ठीक है, तो SiO2 थोड़ा सा मेजर इम्प्योरिटी है, तो मतलब अगर हम लोग को रेड बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन करना है तो हम लोग को टेंशन देगा लाइफ में Fe2O3, और व्हाइट बॉक्साइट का कॉन्सेंट्रेशन करना है तो टेंशन देगा लाइफ में SiO2। तो अब देखते हैं लीचिंग कैसे यूज होता है। उफ, क्या करते हैं? अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पाउडर्ड ओर है, बेचारे ओर का तो बैंड बजा ही दिए हैं पाउडर करके, तो इस पाउडर्ड ओर को दिस इज स्टर्ड विथ 45% NaOH।
अब बोलोगे सर क्या इसमें प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सा प्रिंसिपल है, रेड बॉक्साइट के ओर में Al2O3 है। अब आप लोग को ये मालूम ही है, पी ब्लॉक हो ही चुका है, आप लोग को ये जरूर मालूम है कि Al2O3 जो 2H2O जो और है ये एम्फोटेरिक है, और NaOH क्या है? बेसिक। बेसिक है। तो एम्फोटेरिक तो रिएक्शन करता ही है, लेकिन इसमें जो मेजर इंप्योरिटी है वो कौन है? आयरन का। Fe2O3, और Fe2O3 बेसिक होता है। तो इसका मतलब होगा क्या कि अगर आप NaOH डालोगे तो बेस बेस तो आपस में रिएक्शन करेगा नहीं, Fe2O3 तो रह जाएगा पीछे। कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई ऐसा रिएजेंट डालना जिसके साथ और रिएक्ट कर जाए, सॉल्युबल पार्ट हो जाए, इंप्योरिटीज पीछे रह जाए, बस। तो किसको ले आए? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, NaOH ले आए। लॉजिकल सा बात है, रिएक्शन क्या ही रटने से मतलब। और ये रिएक्शन ही मालूम होगा क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे तो कृपया ना घबराएं। तो बेसिकली सेम काम हुआ है, Al2O3 डॉट रेड बॉक्साइट में एकदम NaOH 45% डाल दिए हैं, Fe2O3 के साथ तो NaOH का कोई रिश्ता है ही नहीं। अच्छा, बेसिक बेसिक है, रिएक्शन करेगा नहीं। एल्यूमिनियम ऑम्फोटेरिक है, ये बेचारा उसके साथ रिएक्शन करके बना दिया एक एक्वस, चला गया पानी में। Fe2O3 being basic does not react. सो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। किसी को स्लाइड देखना, जल्दी बोलो, अभी नेक्स्ट राउंड चलेगा। हाँ बोलो। नहीं सर। हम्म, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर लिए। फिल्ट्रेट में क्या आ गया? इंप्योरिटीज है ना, Fe2O3 बाहर हो गया, फिल्ट्रेट में आ गया तुम्हारा NaAlOH4-। लेकिन बोलोगे सर एल्यूमिनियम भी तो गायब हो गया, एल्यूमिनियम को तो लाइए। एल्यूमिनियम आएगा, कैसे आएगा देखो। अब इसमें ऐड करते हैं CO2 गैस। और पता नहीं आप लोग को ये याद आ रहा हो कि नहीं, कि मैंने यहाँ ग्रुप 13 में लिखाया था कि AlOH thrice is reprecipitated by addition of CO2 gas। यस सर। ठीक है, और इसको फिर 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो Al2O3 प्योर मिल जाएगा। और पीछे रह गए, सॉरी, इम्प्योरिटीज पीछे रह गए, और Al2O3 आगे चला गया लाइफ में। अब देखो इसमें, और ये भी किसी को और भूल गया है तो मैं सिंपल सा याद दिला देता हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है, तुमने Al2O3 में डाला होगा 45% एक्वस NaOH। तो पहले वो AlOH थ्राइस बना होगा, और इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस में जा करके वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया होगा। तुमने CO2 डाला, हमने वहां भी बताया था पी ब्लॉक में, पता नहीं याद है कि नहीं है। शांति लग रहा है तो मतलब याद नहीं है तुम लोग को। ठीक है, तो CO2 प्लस H2 मिलकर के H2CO3। CO2 जब ऐड करते हैं, सिंपल सा बात है, CO2 को हमेशा एक एसिडिक मीडियम की तरह देखो। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है वो तुम्हारा H+ देगा, कार्बोनिक एसिड। और H+ इस OH माइनस के साथ बनाएगा, पार्टी खाएगा। और जैसी ये होगा, रिएक्शन वापस कहाँ जाएगा, ब्लीच एटोस से पीछे, और आपको वही AlOH थ्राइस जो आपने उसको सॉल्युबल बनाया था उसको वो ये कर देगा। एक्चुअली में हुआ क्या होगा, पहले Al2O3 से AlOH थ्राइस ही ना बना होगा, उसके बाद ही तो जब तुमने हाई कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया होगा 45% 50% NaOH, तो वो उसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दिया होगा AlOH4-। तो इस AlOH4- को तुमने तो फिल्ट्रेट बनाकर हटा दिया, Fe2O3 पीछे रह गया। इसके बाद इसमें आपने CO2 गैस ऐड कर दिया, वापस ये प्रेसिपिटेट हो गया। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दो, मस्त, वापस अपना एल्यूमिना हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, सायराम ठीक है?
सार्थक, दिशा, आयुष, अहमद, आकांक्षा। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा रुको रुको, स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बेयस प्रोसेस। नाम ले लो। इसका नाम क्या है लीचिंग प्रोसेस का? बेयस प्रोसेस। कभी क्वेश्चन आता है, बेयस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, 3-4 ऑप्शन देंगे, 2 तो फालतू देगा, एक देगा रेड बॉक्साइट, एक देगा व्हाइट बॉक्साइट। तो आंसर रेड बॉक्साइट। रेड। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, सिलेबस खत्म करते रहना है। कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो भेजते जाओ ना ग्रुप में, अगर कोई स्क्रीनशॉट अच्छे से लिया है सब तो। अगर कोई लिया है अच्छे से तो भेज दो यार। फोर्टींथ। अब आता है व्हाइट बॉक्साइट। अच्छा, व्हाइट बॉक्साइट क्या होता है? इसमें मेजर इंप्योरिटी कौन है? व्हाइट सिलिका। बॉक्साइट के अंदर मेजर इंप्योरिटी है SiO2। तो अब यार यहाँ पर तो प्रॉब्लम है। यहाँ अगर आपने NaOH यूज किया तो आप लोग को मालूम होगा SiO2 भी एसिडिक होता है, और अगर वो एसिडिक होता है तो वो तो जा करके वो भी NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। और हम लोग ने ग्रुप 14 में किया है, अगर आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दूं तो Na2SiO3 बनता था। तो वहां पर काम कर गया। मेजर इंप्योरिटी था क्या? Fe2O3 को अलग करना। यहाँ पर तो आपके साथ एल्यूमिनियम भी जाएगा पानी के अंदर, और ये SiO2 भाई साहब भी नहीं पीछे रहेंगे। तो आप NaOH यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? करते क्या है, लेकिन हटाना तो है। तो यहाँ पर तरीका अलग है। हम लोग क्या करते हैं, Al2O3 में N2 और C डालते हैं, गर्म कर देते हैं। यहाँ पर बनता है AlN और CO। ठीक है, रिएक्शन ग्रुप 13 में किए हुए हैं ये रिएक्शन। ठीक है, और इसका फिर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं और SiO2 पीछे रह गया, वापस इसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे उठा करके गर्म कर दो, मस्त वापस Al2O3 मिल गया। और इस प्रोसेस का नाम है सरपेक्स प्रोसेस। तो आपसे कोई पूछेगा लीचिंग में सरपेक्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? व्हाइट आंख बॉक्साइट। आंख मूंद करके व्हाइट बॉक्साइट। क्लियर है? तो यस। एक बार समरी में, अगर मैं एकदम जल्दी से एक बार ब्रीफ समरी करूं, तो अभी तक जो जो बातें किए हैं, सबसे पहले हम लोग ने क्रशिंग कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग आए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या क्या चीजें हम लोग ने किया है? एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर, रोलर वाला। इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस इन मैग्नेटिक बिहेवियर। वर्किंग प्रिंसिपल जरूर याद रखना। दूसरा, हाइड्रोलिक वॉशिंग, धोना, धो धो के मिट्टी को हटाना। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंस इन डेंसिटीज। कुछ हेवियर ओर्स थे वो नीचे बैठ गए, लाइटर वाले वॉश्ड अवे हो गए, है ना, करंट ऑफ वाटर में। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज। पूरा कहानी सुना दिया हूं यहाँ पर। और लास्ट में लीचिंग। लीचिंग किसके लिए यूज करते हैं, मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वो सॉल्युबल वाला पार्ट, रिएजेंट यूज करते हैं जिसमें सॉल इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल हो, और इज मेड सॉल्युबल। यूज किसके लिए करते हैं? रेड बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं, व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं, AU के लिए यूज करते हैं, AG के लिए यूज करते हैं। इतनी सारी बातें याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते रहो।
अच्छा, हम लोग अब कौन कौन सा प्रोसेस था रे? पहला कौन सा था? क्रशिंग था, उसके नहीं, पहला क्या था? क्रशिंग हो गया, पल्वराइजेशन। कॉन्सेंट्रेशन, पल्वराइजेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। थर्ड में क्या लिखा है तेरे? कैल्सिनेशन, हाँ। अब आएगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग अब करते हैं। इतना सारा करने के बाद अब जो हम लोग को कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है, मतलब अब समझो 80% प्योरिटी अचीव कर लिया है। लास्ट स्टेज फिर से एक बार प्योरीफाई कर देंगे, लेकिन अब अच्छा खासा ओर मिल चुका है। अब इसको करते हैं कैल्सिनेट या रोस्ट। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहले तो इस टर्म को समझते हैं। नाउ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। मतलब अब क्या करते हैं, अब इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। बोलोगे सर ये क्यों? तो इस सवाल का जानने के लिए आंसर एलिंगम डायग्राम आएगा, जो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थर्मोडायनेमिक्स है। लेकिन आप अभी के लिए समझिए कि आपको अब कोई भी और होता है, जनरली उसको मैक्सिमम केसेस में आगे बढ़ने से पहले फॉर द फोर्थ स्टेज देखना, फोर्थ स्टेज लिखाया हूं, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड। तो अगर कोई सल्फाइड का भी और है, कोई भी और है, उसको सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? सल्फाइड और कोई सीधा सर क्यों नहीं रिड्यूस करते हैं? इन सब आंसर्स को जानने के लिए कृपया वेट करें एलिंगम डायग्राम का, जो आएगा। अभी के लिए जान लेते हैं कि हाँ सर ऐसा करते होंगे। आप आगे बढ़िए। तो कैल्सिनेशन होता क्या है पहले? अच्छा, और कभी कभी तो खुशकिस्मती ये हो जाए कि मान लो और खुद ऑक्साइड हो, तब तो ठीक ही है यार, क्या ही इसको कन्वर्ट करेंगे, खुद ही ऑक्साइड है, थोड़ा सा कैल्सिनेशन कर देते हैं। कैल्सिनेशन समझ लो क्या होता है। Calcination process is applied for carbonates, hydrated oxides, hydroxide ores. ठीक है। और what is calcination? Calcination is the process of heating the ore at high temperature below melting point in absence of air. Obvious बात है, एयर का उतना जरूरत नहीं है। क्यों यार? एयर का जरूरत तब होगा जब वो सल्फाइड ओर होता, ताकि खूब सारा ऑक्सीजन होता, उसको ऑक्साइड में बदलता, है ना। ये ऑलरेडी अगर दिख ही रहा है पहले से ही, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, कार्बोनेट हो, तो गर्म कर दो ना बस, ये तो टूटेगा ही अपने ऑक्साइड में। और अगर थोड़ा सा बच गया, जो थोड़े बहुत अगर नखरा किए कुछ, जो नहीं ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए, तो थोड़ा सा हवा डाल दीजिए, काम चल जाएगा। और लिटिल सप्लाई ऑफ एयर, कोई लोड वाली बात है नहीं। तो कैल्सिनेशन किसको बोलते हैं? अब इस ओर को लेते हैं, उस ओर को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर्स पर, बट ऑब्वियसली इंश्योर करके कि मेल्ट ना कर जाए, इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिटिल सप्लाई ऑफ एयर। एयर का उतना जरूरत यहाँ है नहीं, बिकॉज खुद ही ऑक्साइड, वो पहले से ही ऑक्साइड है उसके अंदर, ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है। एग्जाम्पल, जैसे अगर जिंक कार्बोनेट का ओर आया, Fe2O3.XH2 आया, हो गया, स्क्रीनशॉट लो। इसके क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस भी हैं कुछ। देखो, एक तो एडवांटेज ये है
यार हाइड्रोलिक वॉशिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग से क्या क्या किए हैं, पानी पानी, खूब सारा पानी डाला है, लीचिंग में पानी, हाइड्रोलिक वॉशिंग धो गई, तो अगर फिर भी कोई मॉइस्चर बच गया, तो इतने हाई टेम्परेचर्स पे सबसे पहले तो मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट। हाँ, भाप या वेपर बन के टाटा बाय बाय बोल के ऊपर उठ जाता है, निकल जाता है। एक फायदा तो ये है। दूसरा, अगर फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद कुछ फिर भी कोई इम्प्योरिटीज बच गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर चुके हैं, बट अगर फिर भी कुछ वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज बच गए, वॉलेटाइल समझते हो ना, जो जल्दी से क्या हो जाए, वेपराइज कर जाए, तो वो भी ड्रिवन आउट। तीसरा, हीटिंग करने से और थोड़ा सा पोरस भी हो जाता है। पोरस मतलब सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, और आप लोग को मालूम होगा कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, सब बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अभी फोर्थ स्टेज आएगा, उसके लिए जो और अच्छा खासा अब प्रिपेयर हो चुका है, और आसानी से उसका रिडक्शन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आता है रोस्टिंग। आप लोग को मालूम ही होगा रोस्टिंग का मतलब। रोस्टिंग जनरली कैरी आउट करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। बहुत अच्छी बात है सर। रोस्टिंग क्या होता है, देखो यहां भी ओर को उठा करके गर्म ही करते हैं। अंतर क्या है, यहां पर ओर इज हीटेड इन अ फ्री सप्लाई ऑफ, ठीक है, फ्री सप्लाई ऑफ एयर, जबकि वहां पर क्या करते थे, उतना हवा का सप्लाई नहीं रहता। और फिर से लॉजिकल सा कॉमन सेंस है, मैंने बताया ना तुमको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर पहले से ऑक्सीजन नहीं है, सल्फाइड है। सल्फाइड को कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डालिए, तो ऑब्वियस बात है ऐसे कर सकते हो। तो इट इज फ्री सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल ये, यहाँ पर एक चीज नोट करना, अगर थोड़ा टेम्परेचर लो हो और SO2 एक्सेस में बन जाए, तो कभी कभी ZnSO4 भी बन जाता है। तो कंफ्यूज मत करना, ZnSO4 इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ZnS को करते हैं तो Zn ऑल्सो में ऑल्सो फॉर्म। स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया सब लोग, किसी को कुछ स्लाइड नहीं देखना है ना। नो सर। कंटिन्यू करते हैं इसी को। कितना स्लाइड हो गया अब, 16th। इनऑर्गेनिक में हाथ दर्द कर जाता है यार लिखते लिखते। इस साल इतना इनऑर्गेनिक पढ़ाया हो ना, उफ, हर बैच में हर चीज कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ाया। ड्यूरिंग रोस्टिंग क्या होता है, एक तो मॉइस्चर ड्रिवन आउट, ठीक है। दूसरा क्या होता है,
सेम काम, मॉइस्चर कुछ होगा तो ड्रिवन आउट हो जाएगा। कोई नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होंगे तो वो भी रिमूव्ड एज वॉलेटाइल ऑक्साइड्स। इतने हाई टेम्परेचर पे तो जो नॉन वॉलेटाइल है ना वो भी अब ऑक्साइड बनाकर उड़ जाता है। जैसे SO2 सल्फर का इंप्योरिटी है, निकाल दो भाई। आर्सेनिक का इंप्योरिटी अगर है AS2O3 बनाकर निकाल दो। P4 है, ठीक है, फायदा हो ही जाता है। और एक चीज नोट कर लेना जो लेटर ऑन आएगा, वाई डू वी गो फॉर कैल्सिनेशन, वाई डू वी गो फॉर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। मतलब कोई भी और है ये काम क्यों करते हैं, मतलब ठीक है एक तो फायदा है ही, वो मॉइस्चर हट जाता है, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी हट जाते हैं, ये सब फायदा तो है ही। बट द एक्चुअल रीजन इज कि जो फोर्थ स्टेज है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, दिस इज मच इजियर। ये ज्यादा आसान है, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करना ज्यादा आसान होता है। ये अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों, क्यों? तो मैंने बता दिया है, इसका रीजन एलिंगम डायग्राम में आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यस सर। अच्छा SnO2 जो है ना वैसे तो ये ऑक्साइड और है, इसमें कैल्सिनेशन कर ये तो ऐसे ही ऑक्साइड और है, ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। SnO2 एक ओर ऑफ टिन है, इसको टिनस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी रोस्टिंग किया जाता है। बोलोगे सर ये क्या सर, ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, इसको क्यों रोस्ट कर रहे हो सर? बेचारा इसका क्या गलती था कि आपने इसको भी रोस्ट कर दिया? तो बहुत बड़ा सवाल है, वाई। तो पूछता है कभी कभी इस रोस्टिंग, रोस्टिंग जनरली तो सल्फाइड ओर्स के लिए करते हैं, बट ये एक अलग से एग्जांपल याद रखना, ये टिनस्टोन के लिए भी करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज SnO2 ओर में इट कंटेन्स लार्ज इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर, और सल्फर इज रिमूव्ड एज SO2 ड्यूरिंग रोस्टिंग। तो हमेशा एक ही एडवांटेज नहीं होता है, कभी अगर ऑक्साइड और है तो एडवांटेज तो रोस्टिंग का कर देते हैं, क्योंकि अगर रोस्टिंग में कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो बहुत हाई टेम्परेचर्स पे तब जा करके वो SO2 बन करके उनको उड़ा देते हैं। क्लियर है? और इससे एक फायदा भी होता है, जो SO2 बनता है ना, इंसान किसी चीज को छोड़ता नहीं है, बहुत चालाक प्राणी है। SO2 produced during roasting generally, इसको क्या करता है इंडस्ट्री सब, इसको लगा देता है किसमें, बोलता है तुम था उसके अंदर इम्प्योरिटी के फॉर्म में, अब तुम चलो और हम लोग को कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हेल्प करो। याद आ रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस? यस सर। उसमें SO2 का यूज था, तो उसमें यूज कर लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो। बोलो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो यार, कुछ भी नो चीज सर। अगर पूछना हो तो। आसान चैप्टर है ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग ने कौन कौन सा पार्ट कर लिया? हम लोग ने कर लिया, सर कैल्सिनेशन तक हो गया। हाँ कैल्सिनेशन तक हो गया। फोर्थ क्या था? हाँ, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेज विच इज रिडक्शन।
अब करते हैं मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन। बहुत अच्छा बात है। पहला होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेसिकली इसको बोलते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन का यूज करके ओर को रिड्यूस करना। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यूज किसके लिए होता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। जिंक एनओ के लिए, पीबीओ के लिए, ये सब आगे आएगा। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक प्लस सीओ। और जिंक करेंगे, जिंक का तो हम लोग करेंगे भी। वैसे अभी आईटी सिलेबस रिवाइज कर दिया है 2023 का। तुम लोग के सिलेबस में तो है, कुछ कुछ चीज मेटलर्जी से हटाया है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा डाला है। रिडक्शन बाय, दूसरा होता है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। एग्जांपल्स दे लो। इसमें याद रखना H2 जो है वो दैट कैनॉट, H2 को इनको रिड्यूस करने के लिए नहीं यूज किया सकता है। इनके लिए यूज नहीं करते हैं। समझा? तो क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं रिडक्शन में। कार्बन का यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो। अभी आप लोग आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा जो रिडक्शन चल ही रहा है, तो यार मेटल को कैसे भूलें। मेटल्स भी तो रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं। उनका काम क्या है? उनका काम रिड्यूस ही करना तो है। यस सर। तो ये भी कभी कभी यूज किया जा सकता है। TiCl4 प्लस Mg, MgCl2 प्लस Ti। इस प्रोसेस का नाम होता है क्रॉस प्रोसेस। और यहाँ पर याद रखना, इन दिस प्रोसेस आर्गन इज यूज्ड। बस याद रखना, ठीक है। मतलब ये पूरा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में किया जाता है? आर्गन के प्रेजेंस में। आर्गन प्रेजेंटेशन। फिर आता है एल्यूमिनोथर्मनाइट। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस आप लोग को अगर पी ब्लॉक फिर से याद आ रहा हो तो मैंने थर्माइट रिएक्शन बताया था। यस सर। वहां पर मैंने खुद ही बताया था बहुत सारे के लिए तो एल्यूमिनियम ही काम कर जाएगा। बहुत सारे ऑक्साइड्स के लिए एल्यूमिनियम को इतना हाई एफिनिटी है कि रिड्यूस कर देगा बहुत सारों को। और आशा करता हूं कि आप लोग को याद होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इन सब मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए कार्बन को यूज नहीं किया जाता है। कार्बन भी ऐसे एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट कार्बन इज नॉट यूज्ड फॉर मैंगनीज, क्रोमियम, टाइटेनियम रिडक्शन। देखो बताता हूँ क्यों, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। क्योंकि इफ कार्बन इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, then at such high temperatures
मेटल फॉर्म कार्बाइड, याद आ रहा है कार्बाइड? डी और मोस्टली फॉर्म बाय डीएनए ब्लॉक, हाई मेटालिक कंडक्टर लस्टर। यस सर। उसमें एक एग्जांपल दिए थे टंगस्टन कार्बाइड का। यस सर। ठीक है, जेडेनो यूज करते हो, बहुत मस्त है। जेडेनो में देखो हम लोगों ने जेडेनो को यूज करने के लिए किया था बिकॉज जिंक डज नॉट फॉर्म अ कार्बाइड। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ यूज कर दें कि वो अलग ही चीज बन जाए, उसका टेंशन आ जाएगी। जिंक तो मिला ही नहीं, ये अलग से कोई अलग कार्बाइड बन गया, यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? यस सर। फिफ्थ यूज करते हैं सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। सेल्फ में क्या करते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो अनस्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, पहले कहानी लिख लो। जब इनका रोस्टिंग किया जाता है, ये जो भी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके स्टेबल अनस्टेबल ऑक्साइड्स हैं, तो सॉरी अनस्टेबल सल्फाइड्स, सॉरी। जब इनका रोस्टिंग किया जाता है तो रोस्टिंग से क्या बनता है, इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। और यही ऑक्साइड्स जो हैं, बहुत अच्छा बात, यही कुछ बचे हुए सल्फाइड्स के साथ इतने, ठीक है, बचे हुए सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल बना देते हैं, या फिर वही ऑक्साइड फॉर्म्ड में डिकम्पोज टू गिव मेटल। मतलब कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत ही नहीं है, न कार्बन का जरूरत है, न हाइड्रोजन का जरूरत है रिड्यूस करने के लिए, न कोई एल्यूमिनियम का जरूरत है, न कोई मेटल का जरूरत है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, अभी रिएक्शन देता हूं। ये इनका नाम ही है सेल्फ रिडक्शन, ये खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? जैसे इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, HGS, PBS, ये सब पूछता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस के एग्जाम्पल्स, याद रखना है सब। जैसे Cu2S को अगर O2 में डालोगे कॉपर तो ऑक्साइड। पहले बनेगा Cu2, और यही Cu2O को Cu2S ही, ये Cu2S ही Cu2S को रिड्यूस कर देगा। हम तो यही चाहते थे कि रिड्यूस हो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज ही नहीं, सिर्फ सेल्फ रिडक्शन। बहुत अच्छा बात है। PBS का O2 के साथ क्या बनेगा, PBO बनेगा, और इसी PBO को कौन रिड्यूस कर देगा, PBS ही रिड्यूस कर देगा। मस्त। तो आपसे पूछता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, तो ये तीनों एग्जांपल्स तो याद ही रखना। कौन से तीनों? कॉपर, हाँ, ये कॉपर, लेड लेड और मरकरी। ठीक है, फाइनली करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, भी एक मेथड है। यार अब दुनिया में हर ऑक्साइड को रिड्यूस तो नहीं किया जा सकता, जैसे जो ऑक्साइड्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से अटैच्ड हो, यार इनका पकड़ तो अपने ऑक्सीजन पर बहुत जोरदार होगा। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं और तुम इनसे चुंगल से छुड़ाना चाह रहे हो ऑक्सीजन, है ना, कि इनको रिड्यूस कर दें।
इसके लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट लाने में थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ेगा यार, यस सर। और इनको रिड्यूस करने के लिए कार्बन करता तो है, बट कार्बन नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर्स पे ना ही कर पाता है। कार्बन के अभी बैंड बजाता है इनसे निकालने में। मतलब बेसिकली तुम Na2O प्लस कार्बन, तुम चाह रहे हो कि ऑक्सीजन पोटेशियम का साथ छोड़ करके कार्बन के साथ जाए, वो कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो क्या ही मस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा होगा। बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करते हैं। अभी क्या होता है इसको जानने के लिए स्क्रीनशॉट लें। तो इन मेटल्स को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस? ऑफ देयर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। और कोई तरीका नहीं है। और क्लोराइड्स, वो भी एक्वस स्टेट में नहीं। अगर एक्वस स्टेट में करोगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा। या आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आना चाहिए। इन देयर फ्यूज्ड स्टेट। और कभी कभार समटाइम्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ some other salt is also added to lower the fusion temperature। मतलब फ्यूज करने पे भी जो टेम्परेचर चाहिए वही तो बहुत हाई होगा। या यस सर। फिर इंक्रीज आयनिक कंडक्टिविटी। तो पूरा कहानी ये है कि अगर इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना हो तो इतना जोरदार पकड़ ऑक्सीजन पर रहेगा कि इनको यूज करने के लिए तो यार तुमको कार्बन यूज तो कर सकते हो, बट टेम्परेचर्स बहुत हाई लगेंगे। तो इनको करने के लिए आप यूज करते हो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। 1 मिनट रुकना। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। इसके बाद क्या आता है? ये सब तो हो गया रिडक्शन के प्रोसेसेस। लास्टली अब क्या आता है? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, या फिर एक बार और प्योरीफाई कर देते हैं। जब मेटल मिल गया तब इसको प्योरीफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस, इतना सारा करने के बाद, contains some impurities which are then removed। बोलो यार, कोई डाउट हो तो पूछो। स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो कुछ पूछना है पूछो यार, अब नेक्स्ट ही स्टार्ट करेंगे, मुझे याद दिला देना, दर्द हो गया मेरा हाथ, नो सर, नो डाउट। है ना। ये रुको, नेक्स्ट क्लास अब इसी से कंटिन्यू करेंगे। लिक्वेशन से बता देना, याद दिला देना मुझे, कंटिन्यू करना है, ठीक है। यस सर। चलो रखते हैं फिर, किसी Yes, को sir. पूछना है पूछ लो। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर।